Hello everyone. So let's start part 8 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe, the Making of Germany and Italy. Germany. Can the army be the architect of a nation? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments are often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. So 1848 के बाद nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Basically यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से मूव हो चुका था, मतलब अब ये चीज यूरोप में नहीं रह चुकी थी। 1848 के बाद यूरोप में अब कोई डेमोक्रेसी कोई रेवोल्यूशन नहीं रह चुका था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग द स्टेट पावर। अब बेसिकली कंजर्वेटिव्स ही सब कुछ कर रहे थे, जो भी मेन पावर में थे वो कंजर्वेटिव थे और कंजर्वेटिव ही स्टेट पावर को प्रमोट कर रहे थे और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप के तरफ जो है अचीव कर रहे थे। बेसिकली अब वो चीज नहीं रह गई, लाइक जो चीज चल रही थी, अभी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था, हमें नेशनलिज्म लाना है, यूरोप में नेशनलिज्म लाना है और हम सभी लिबरल्स मिल करके सारी चीजें करेंगे, हम रिपब्लिक लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, रिवोल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू हम चीजें बदलेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कंजर्वेटिव ही सब कुछ कर रहे हैं, स्टेट पावर को एंजॉय कर रहे हैं और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है यूरोप में अचीव कर रहे हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। बेसिकली जब हम इसका यूनिफिकेशन पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली। तो एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. So basically जैसा कि हमने देखा था कि जर्मनी में जो मिडिल क्लास वाले लोग थे ना, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ चुकी थी और इन्होंने ट्राई भी किया था कि जर्मन कॉन्फेडरेशन के अलग अलग रीजन को ये नेशन स्टेट में बांध के रखे, यूनाइट करें, इन्होंने कोशिश की थी। अब ये जो नेशन स्टेट था ये बेसिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट से गवर्न किया जाना था। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of monarchy and the military supported by the large landowners called Junkers of Prussia. तो ये जो काम ये करने वाले थे, ये जो इनिशिएटिव लेने वाले थे, बेसिकली इसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। किसके द्वारा? मोनार्की के फोर्सेस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा और लार्ज लैंड ओनर, जिसको हम प्रूशिया में जंकर्स के नाम से जानते हैं। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो तब से प्रूशिया ने एक जिम्मेदारी उठाई, एक लीडरशिप, मतलब लीडर बना उस चीज का कि उसको अब नेशनल यूनिफिकेशन करवाना है। प्रूशिया इस चीज की जिम्मेदारी उठाता है। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये आपको याद रखना है कि प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। ये इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो आर्मी की हेल्प से ये ऐसा करते हैं। 3 वॉर्स ओवर 7 years। तो 7 years में टोटल 3 युद्ध लड़ा जाता है विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। और जीता कौन है यहाँ पर? प्रूशिया जीतता है। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो प्रूशिया ही जीतता है। ओवर 7 सालों में 3 युद्ध होते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, जिसमें कि प्रूशिया जीतता है और प्रूशिया के जीतते ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से भारत का नक्शा अगर आप बहुत पहले, और सिर्फ भारत का, अब जो भारत का एरिया अब है भारत में, मीन्स जैसे पाकिस्तान और म्यांमार और भूटान वगैरह को आप अगर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि इंडिया हमारा वैसे ही काफी सारी चीजों में डिवाइडेड था। मतलब एक अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था।
और बाद में इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री के रूप में जाना गया जब इसका भी यूनिफिकेशन हुआ। उसी प्रकार से यूरोप में भी अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे जिसका यूनिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। तो यहां पर यूनिफिकेशन का वही मतलब है कि जब प्रूशिया युद्ध जीत गया तब यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया गया। मीन्स छोटे छोटे राज्य होंगे आसपास के, उसको मिला करके कोई एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए, ये मतलब होता है। तो इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो वर्साइल्स में एक सेरेमनी के दौरान जो है प्रूशियन किंग विलियम वन को बेसिकली जर्मनी का बादशाह जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आपने देखा कि ऑटो वन बिस्मार्क जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने आर्मी की मदद ले करके 3 युद्ध जीते 7 साल में, और युद्ध जीतने के बाद ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया। प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद अब हमें जो हमने कंट्री बनाई बेसिकली वो जर्मनी बनी, और जर्मनी जब बनी तो वहां का हमें एक राजा भी चाहिए था, मतलब वहां का एक एम्परर हमें चाहिए पर्टिकुलर जो रूल कर सके। तो वो विलियम वन बने, और ये कहां पर बने थे? वर्साइल्स में जो सेरेमनी हुई थी वहां पर इनको जो है डिक्लेयर किया गया। ओके। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, तो बहुत ही मतलब कड़कड़ाती हुई ठंड में 18 जनवरी 1871 को क्या हुआ? एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, मतलब एक ऐसी असेंबली है जिसमें कि जर्मन स्टेट्स के प्रिंस वगैरह हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी हैं, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं ऑटो वन बिस्मार्क, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो वर्साइल्स के पैलेस में यहां पर जो है हॉल ऑफ मिरर्स में सभी इकट्ठा हुए टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। जो विलियम वन आपने पूरा वहां पर देखा, उनका कंप्लीट नेम यहां पर है कैसर विलियम वन। तो इनको जो है यहां पर जर्मनी का एम्पायर जो है दिया गया कि भाई अब जर्मनी आप हेड करेंगे, ठीक है। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. तो ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जर्मनी का had demonstrated the dominance of Prussian state power. तो बेसिकली आप खुद देखो कि अगर प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर आर्मी की हेल्प नहीं लेते, प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर स्वयं आगे नहीं आते, तो क्या ये चीज हो पाती? इसलिए हम कहेंगे कि जर्मनी जो कुछ भी बना वो प्रूशिया की हेल्प से ही बन पाया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। तो ये जो नया स्टेट था इसमें मतलब इन्होंने ध्यान क्या क्या दिया? करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग को, और लीगल और जुडिशियल सिस्टम, ये सारी चीजें मीन्स जो एक कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली जो चीजें पहले अनफेयर तरीके से हो रही थी अब उसको फेयर बनाया जा रहा है। Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. तो प्रूशिया ने जो भी कुछ अपने लिए किया मतलब ये जर्मनी के लिए एक मॉडल बन सकता है, यही बात यहां पर की जा रही है। ओके, नाउ वी हैव इटली यूनिफाइड। तो हमने जर्मनी का पढ़ा, अब हम इटली का पढ़ेंगे। जर्मनी का आपने क्या देखा कि जर्मनी में आर्मी ने हेल्प की जिसकी वजह से चीजें हो पाई। आपको एक ऊपर हेडिंग भी मिली थी, क्या हेडिंग मिली थी? कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या किसी नेशन के निर्माता आर्मी हो सकती है? आपको जवाब मिल गया होगा। नाउ वी हैव इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑब्वियसली। तो जर्मनी की तरह इटली का भी काफी मतलब पॉलिटिकल हमारा काफी कुछ हिस्ट्री है पॉलिटिकली। Italians were scattered over several dynastic states as well as in the multinational Habsburg Empire. तो इटालियंस जो थे वो डायनेस्टिक स्टेट्स में भी काफी ज्यादा फैले हुए थे और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में भी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। तो इटली याद रखने वाली बात है कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, विच ओनली वन सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। अब देखो इटली एक कंप्लीट अभी देखिए
जो 7 स्टेट्स है उनको अभी इटली कहा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर वो 7 स्टेट्स बाद में इटली बन गए होंगे, दैट्स वाई हमारे सामने बात की जा रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि इटली जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है अभी से ही, जिसमें केवल एक ही पार्ट ऐसा है सार्डिनिया पीडमोंट, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता है। मींस एक कोई प्रिंसली हाउस है, राजघराने वाला घर जो है, जहां पर इटली का वो प्रिंस जो है वो रूल कर रहा है। बाकी द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन के अंडर में था। सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप्स, सदर्न रीजन वॉज अंडर डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो याद रखने वाली बात है कि नॉर्थ वाला हिस्सा किसके पास है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास है। सेंटर वाला हिस्सा किसके पास है, पॉप के पास है। और लास्ट में साउथ वाला हिस्सा किसके पास है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के पास है। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो इटली की जो इटालियन लैंग्वेज है इसका भी कोई वन फॉर्म नहीं है, इसके भी अलग अलग रूप, हमें अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग डायलेक्ट्स मिलते हैं, ये बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द 1830s गुसिपी मजीनी, याद है आपको गुसिपी मजीनी की बात, गुसिपी मजीनी यहीं के तो थे, हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तो ये कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे इटली भी हमारी यूनिफाइड हो जाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। अपने गोल्स को जो है पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, मतलब यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी भी खोली थी। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, मतलब क्या है कि जो भी रेवोल्यूशन उस समय हो रहे थे, जो भी मतलब लोग रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे 1831 में और 1848 में भी, इसका जब फेलियर हुआ इसका मतलब क्या बना कि मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पीडमोंट। सब कुछ जो है सार्डिनिया पीडमोंट के अंदर में आ गया कि अब यही कुछ कर सकते हैं, जिसके रूलर किंग कौन थे, किंग विक्टर इम्यूनल सेकेंड थे। ओके, in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। तो अगर इटली यूनिफाइड हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी अच्छी हो जाएगी, मतलब इनको ये चीज था, ठीक है। नाउ चीफ मिनिस्टर कैवोर, अब देखिए आपको याद है जर्मनी के चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे, वैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, कैवोर है। Who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैवोर जो हैं, वो ना तो कोई रेवोल्यूशनरी है ना कोई डेमोक्रेट है, फिर भी ये मूवमेंट मतलब चला रहे हैं कि इनको भी इटली के रीजन्स को यूनिफाई करना है। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, जैसे कि बाकी सभी इटली के लोग हैं जो काफी एजुकेटेड और वेल्दी हैं, इनके तरह से ही स्पोक फ्रेंच, ये भी बहुत अच्छी फ्रेंच बोल लेते हैं, मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो इटालियन लैंग्वेज से अच्छा इनको फ्रेंच बोलना आता था, जैसे कि बाकी सभी वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स बोलते थे इटली में, ठीक है। Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1848। तो सार्डिनिया पीडमोंट जो है वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा देता है। याद है ऑस्ट्रियन फोर्सेस कौन थी, जो नॉर्थ वाले हिस्से को डील कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबल्डी ज्वाइंड द फ्रे। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स के अलावा भी लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके अंदर में, गुसिपी गारिबल्डी के अंदर में जो है इस चीज को उन्होंने ज्वाइनिंग की, आर्मी ने ज्वाइनिंग की। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स। तो आपने देखा कि स्पेनिश रूलर्स कहां पर थे, क्या आपको याद है स्पेनिश रूलर्स के बारे में? स्पेनिश रूलर्स कहां पर थे, हमारे पास एक नॉर्थ का हिस्सा था, एक हमारे पास साउथ का हिस्सा था, एक हमारे पास सेंटर का हिस्सा था, जिसकी कि हम बात कर रहे थे। ये देखिए, जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने जो है कंट्रोल कर रखा था, सेंटर वाला पोप ने, और साउथ वाला स्पेन ने, मतलब बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, वही स्पेनिश लोग, ठीक है। तो यहां पर थे हम, ओके, यस।
1861 विक्टर एम्यूनल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो इस प्रकार से मतलब वही हुआ, युद्ध वगैरह हुआ है यहाँ पर भी, और उसके बाद फिर इनको राजा बना दिया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। तो काफी सारी जनता यहाँ की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही मतलब अनजान रह गई, कौन से लिबरल नेशनलिस्ट वाली आइडियोलॉजी से, इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा सब चीजें हो रही हैं। Peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पीजेंट्स जो थे, जो गैरिबल्डी की हेल्प किए थे, उनको लगा कि हम लोग विक्टर एम्यूनल की वाइफ को यहाँ से आजाद करवा रहे हैं। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा था। इन्होंने कभी भी इटली का नाम सुना ही नहीं था, इनको पता नहीं था कि इन्हें मतलब ऐसी इनकी आइडियोलॉजी, ये मतलब इतने अनअवेयर थे चीजों से, इतने ज्यादा अनजान थे कि इन्हें मालूम ही नहीं था ये चीज। ये बताया जा रहा है सिर्फ। अब हम देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन का कुछ मतलब हमारे सामने दिखाया जाएगा कि कुछ स्ट्रेंज केस है। So, the model of the nation or nation state, some scholars have argued is Great Britain। तो कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा आर्ग्यू किया है कि जो मतलब नेशन का जो मॉडल है, जो मतलब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो हमें ग्रेट ब्रिटेन से मिला है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर कोई ऐसा खास भाई रेवोल्यूशन नहीं आ गया, एकदम से कुछ विद्रोह नहीं हो गया, आतंक नहीं हो गया बिल्कुल ही, कि हाँ तुरंत ही इनको नेशन स्टेट मिल गया हो हाथों हाथ, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि बस एक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जीत रहे हैं और इनको मिल जा रहा है। ऐसा नहीं था यहाँ पर। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस था जिसके रिजल्ट में ग्रेट ब्रिटेन मिला। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी के टाइम पर कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड ब्रिटिश आइसल्स वर एथनिक वंस। जैसे कुछ इंग्लिश थे, कुछ वेल्श थे, कुछ स्कॉट थे, कुछ इरिश थे। तो इनकी आइडेंटिटी का मतलब यही था कि भाई हम इंग्लिश हैं, हम वेल्श हैं, हम स्कॉट हैं, हम इरिश हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि हम ब्रिटिश हैं। ओके, ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। सबके अपने अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो जैसे जैसे इंग्लिश नेशन जो है वो बढ़ता गया अपनी इंपॉर्टेंस में, पावर में, अपने धन में काफी ज्यादा बढ़ता गया, पावर में, सब चीजों में, तो वो दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए आगे बढ़ गया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच had seized power from monarchy in 1688 at the end of protracted conflict। तो इंग्लिश पावर जो थी, इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, बेसिकली 1688 में इन्होंने मोनार्की सीज कर दी थी, मोनार्की खत्म कर दी थी, और was the instrument through which a nation state with England as its center came to be formed। और जैसे ही ये चीज मतलब ऐसा हुआ कि 1688 में इन्होंने मोनार्की की पावर को खत्म कर दिया, इंग्लैंड एक सेंटर बना और जाना गया कि अब नेशन स्टेट एक बनेगा। द एक्ट ऑफ यूनियन, बात कर रहे हैं 1707 की, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसके रिजल्ट से हमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिला। मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने हाथ मिलाया और अपने आप को एक कर लिया, जिसके जोड़ने से हमको ग्रेट ब्रिटेन मिला। मीन्स इन फैक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड अब अपना आधिपत्य स्कॉटलैंड पर भी जमा सकता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑब्वियसली इंग्लिश मेंबर्स ही थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। देखिए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने हाथ मिलाया तब ग्रेट ब्रिटेन बना। दोनों का ही सहयोग है, दोनों को ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल इंग्लिश वालों को मिल रहा है सब कुछ और स्कॉटलैंड वालों को दबा दिया गया। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। तो जब जब ये अपनी इंडिपेंडेंस को मतलब
जीना चाहते थे, हमेशा से इनको दबा दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर national dress in large number were forcibly driven out of their होमलैंड। बेसिकली इनको बोलने से मना किया जाता था, इनकी ओन लैंग्वेज को, इनकी ओन जो गैलिक लैंग्वेज थी स्कॉटिश की, और इनको अपने नेशनल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने से मना किए जाते थे। काफी सारी चीजें हैं, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली लोगों को बहुत यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड की हेल्प से ही अपना द ग्रेट ब्रिटेन बनाया और अब उसी को परेशान कर रहा है। आयरलैंड सफर अ सिमिलर फेट, तो आयरलैंड के साथ भी यही चीज हुआ, उसका भी यही भाग्य था। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो ये एक कंट्री थी जिसको कि दो पार्ट्स में ये पहले से डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो बेसिकली ये हेल्प कर रहे थे, इंग्लिश वाले जो थे ये प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प कर रहे थे कि वो अपना डोमिनेंस जो है वो कैथोलिक कंट्री पर बढ़ा ले। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और जो कैथोलिक का रिवोल्ट था, मतलब अब ऑब्वियसली देखिए एक कंट्री है आयरलैंड, आयरलैंड में है दो पार्ट, कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट्स हैं, जिसमें इंग्लिश इनकी हेल्प कर रहा है। तो ये तो बोलेंगे, अब ये जैसे ही बोले इनको दबा दिया जाए, ये चीज था। After a failed revolt by Wolfe and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated with the United Kingdom in 1801. तो आयरलैंड जब हार गया रिवोल्ट कर करके जब वो हार गया, तब उसको जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में डाल दिया गया। A new British nation was formed through the propagation of dominant English culture. तो एक नया ब्रिटिश नेशन हमारे सामने बन के आ रहा है जहां पर इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया जा रहा है। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, जैसे कि यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज, यही सब कुछ जो है प्रमोट किया गया। और ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस नेशन। यहाँ भाई तुम बस पार्टनर बन के रहो नॉर्मली, बस ऐसे ही, बस बाकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ओके